हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मम्स एंड पर्ट्यूसिस। तो मम्स की अगर बात करें सबसे पहले तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, यूनिलैटरल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हम पैरोटाइटिस भी बोलते हैं। यहाँ पर यूनिलैटरल पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। अब इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो इसमें एजेंट, होस्ट वेक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर ये सब पढ़ते हैं। तो अगर एजेंट की बात करें तो पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस ऑफ पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, वो भी पैरामिक्सोवायरिडी फैमिली का। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 to 18 डेज। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका, केसेस ऑफ द मम्स एंड सब क्लिनिकल केसेस जो कि 30 to 40% होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की बात करें तो 4 to 6 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड 1 वीक आफ्टर। मतलब जब सिम्टम्स का ऑनसेट होता है उससे 4 से 6 दिन पहले और 1 हफ्ते बाद तक पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है। इसका सेकेंडरी अटैक रेट कितना होता है, 85%। ठीक है, अब बात करते हैं होस्ट की। ये तो हो गई एजेंट की बात। होस्ट की बात करते हैं तो एज ग्रुप किसको किसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, 5 to 9 ईयर्स को। और जेंडर्स की बात करें तो बोथ जेंडर्स को इक्वली इफेक्ट करता है, यानी मेल और फीमेल यहाँ पर इक्वल प्रेवलेंस होता है यहाँ पर। और इम्यूनिटी की अगर बात करें तो 1 अटैक गिव्स द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया मम्स का तो इससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड हो जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन इन द अकरेंस ऑफ डिसीज़, मतलब पीरियोडिक फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। और ये कॉमन कहाँ पर होता है, विंटर और अर्ली स्प्रिंग में। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कॉमन देखने को मिलता है विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग में। फिर बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड डायग्नोसिस की। तो क्लिनिकल फीचर्स में मैंने बताया सबसे पहले पैरोटाइटिस, मतलब कि यूनिलैटरल स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। बट ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, बाईलैटरल भी हो सकता है रेयरली, और ये पेनफुल स्वेलिंग होती है, ध्यान रखना। अब ये पैरोटिड ग्लैंड की बात हो गई, लेकिन इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द सबलिंगुअल एज वेल एज सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, इसकी मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी कब होती है, मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी बिफोर द ऑनसेट ऑफ द पैरोटाइटिस, मतलब पैरोटाइटिस से होने से पहले इसकी मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी होती है। और एक बार स्वेलिंग हो गई तब कोई इन्फेक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके एसोसिएशन की। तो इसमें और क्या देखने को मिलता है, ईयर एक ऑन दी अफेक्टेड साइड, मतलब जिस साइड पे स्वेलिंग होगी उस साइड पे ईयर एक होगा, मतलब कान में दर्द होगा। स्टिफनेस एंड डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, माउथ खोलने में डिफिकल्टी होगी। जाहिर सी बात है, स्वेलिंग हो जाएगी तो माउथ ओपन करने में डिफिकल्टी आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा सलाइवरी ग्लैंड मैनिफेस्टेशन में क्या क्या होते हैं, जैसे ऑर्काइटिस, ओप्राइटिस, पैनक्रियाज में इन्फेक्शन होता है, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, मायोकार्डाइटिस, थायरॉइडाइटिस और एनसेफलाइटिस। सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सा होता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। लेकिन अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस अमंग द यंग अडल्ट्स तो क्या बताओगे, ऑर्काइटिस और ओफराइटिस। और अदर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, पैनक्रेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, थायरॉइडाइटिस। ठीक है, ये सब अदर में आ गए। अब इन्फेक्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कराना पड़ता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मोस्ट रैपिड एंड सेंसिटिव मीन्स ऑफ डायग्नोसिस। तो यूजुअली डन क्लिनिकली इसको डायग्नोस करते हैं। और इसमें सैंपल के तौर पर क्या लेते हैं, सलाइवा, यूरिन या सीएसएफ सैंपल लेते हैं। अगर पॉजिटिव मम्स होगा और आईजीएम एंटीबॉडी देखने को मिल रही है मान लो, तो इसका मतलब क्या है कि जो मम्स का इम्यूनाइजेशन अभी नहीं हुआ है, विदाउट मम्स इम्यूनाइजेशन, और अगर हुआ भी होगा तो प्रीवियस में होगा 6 वीक्स में। ठीक है, अगर आईजीएम एंटीबॉडी देखने को मिल रही है इसका मतलब कि इम्यूनाइजेशन अभी नहीं हुआ है और इन्फेक्शन कब हुआ था, इन द प्रीवियस 6 वीक्स में। और सीरो कन्वर्जन विद 4-fold और ग्रेटर राइज इन द मम्स आईजीजी टाइटर। सीरो कन्वर्जन में क्या देखने को मिलता है, आईजीजी का लेवल देखने को मिलता है 4-fold, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन में हम वैक्सीन लगाते हैं, और वैक्सीन क्या क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और मम्स की वैक्सीन जो होती है वो लाइव वैक्सीन होती है। और स्ट्रेन कौन सा यूज़ करते हैं, जेरी लिन स्ट्रेन। ठीक है, जेरी लिन स्ट्रेन। अदर स्ट्रेन्स में कौन कौन से आते हैं, लेनिनग्राड, RIT 4385, एल जैग्रेप और यूरेबल स्ट्रेन और रोबिनी याद रखना कि अब इसको यूज़ नहीं करते हैं रोबिनी को। रोबिनी बहुत लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रूबेला से इसको कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन जो रोबिनी होता है वो किसका है, वैक्सीन थी मम्स की, बट अब इसको यूज़ नहीं करते हैं।
मम्स वैक्सीन कैन बी गिवन एज MMR और MMRV, मतलब इसको कंबाइंड में देते हैं, मीजल्स मम्स रुबेला और मीजल्स मम्स रुबेला वेरिसेला। ठीक है। रूट क्या होता है इसका? सबक्यूटेनियस। डोज कितना होता है? 0.5 ml, और 2 डोज देते हैं टोटल। फर्स्ट डोज कब देते हैं? 9 to 12 मंथ्स में, और सेकेंड डोज कब देते हैं? 5 to 6 ईयर्स ऑफ एज में, मतलब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देते हैं। फिर बात करते हैं पर्ट्यूसिस की। अब यहाँ तक मम्स खत्म हो गया। फिर पर्ट्यूसिस की बात करते हैं। तो पर्ट्यूसिस जो होता है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज करता है, पार्टिकुलरली किसमें? चिल्ड्रन लेस देन 6 मंथ ऑफ एज, और ओनली वे टू सेव द चाइल्ड इज द DPT वैक्सीन। पर्ट्यूसिस को हम और किस नाम से जानते हैं? वोपिंग कफ भी बोलते हैं, या 100 डे कफ भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें जो पैरोक्सिस्म होते हैं कफ के, वो फॉलोड होते हैं बाय द इंस्पिरेटरी कफ, मतलब पहले इंस्पिरेटरी कफ होता है, फिर पूरा कफ के डिफरेंट टाइप से कफ होते हैं, पैरोक्सिस्म ऑफ कफ, और वो भी हाई पिच के होता है। ठीक है। इंस्पिरेटरी वूफ मतलब किसे? कफ वाली खांसी। फिर एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? बॉर्डीटेला परट्यूसिस, और 5% केसेस में कौन सा होता है? बॉर्डीटेला पैरा परट्यूसिस। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका? 7 to 14 डेज। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? केसेस से हो गया, मतलब जो एक्टिव केसेस होते हैं, और नेजोफेरेंजियल सिक्रीशन से हो सकता है, या ब्रोंकियल सिक्रीशन से हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फैल सकता है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या होती है? 1 वीक आफ्टर द एक्सपोजर टू 3 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पैरोक्सिस्मल स्टेज। ठीक है। एक्सपोजर से 1 हफ्ते बाद तक, और 3 वीक्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पैरोक्सिस्मल स्टेज। होस्ट फैक्टर क्या होते हैं? इन्फेंट्स होते हैं, या प्री स्कूल चिल्ड्रन जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है। इंसिडेंस एंड फर्टिलिटी रेट जो होता है वो हायर होता है किसमें? इन्फेंट्स मोर देन 6 मंथ। जेंडर की बात करें तो ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो ये विंटर और अर्ली स्प्रिंग में ज़्यादा होता है, और ये थ्रू आउट द ईयर भी हो सकता है किसमें? ओवर क्राउडिंग में। कैन थ्रू आउट द ईयर व्हेन देयर इज़ अ ओवर क्राउडिंग, अगर कहीं ओवर क्राउडिंग है तो ये इसका इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके सेकेंडरी अटैक रेट की बात करें तो ये कितना होता है? मोर देन 90% इन द अनइम्यूनाइज्ड हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस एंड कंट्रोल। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? ब्रोंकाइटिस, सेकेंडरी बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकिएक्टेसिस, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, एपिस्टैक्सिस, हीमोप्टिसिस, सेरेब्रल हेमरेज, एपनिया एंड सीजर सीन इन द इन्फेंट्स। ये हो गए इसके कॉम्प्लिकेशंस। अब बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की। तो जो बैक्टीरियल एग्जामिनेशन होता है इसमें हम करते हैं किसका? नोज़ का और थ्रोट सिक्रेशन का, ऑब्टेन्ड बाय द स्वैब। और क्या करते हैं? कल्चर करते हैं नेजोफेरेंजियल स्वैब को किस मीडियम में? बॉर्डेड गैंगॉव मीडियम, बॉर्डेड गैंगॉव मीडियम में करते हैं। पहले स्वैब लेते हैं नोज़ से और थ्रोट सिक्रेशन से, फिर उसको हम कल्चर कराते हैं किसमें? मीडियम में, जिसका नाम है बॉर्डेड गैंगॉव मीडियम। फिर उसके बाद PCR करते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस करते हैं, और सीरोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए। कंट्रोल की बात करें तो इसमें हम कंट्रोल करने के लिए कैसे क्या करते हैं? आइसोलेशन करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं केसेस को, और वैक्सीनेशन करते हैं अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनिटी की अगर बात करें तो नाइदर वैक्सीनेशन नॉर इन्फेक्शन डैट कन्फर्स दी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, यानी यहाँ पर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलती है, ना ही वैक्सीनेशन से ना ही इन्फेक्शन से। ठीक है। ऊपर मम्स में पढ़ा था हम लोग ने, उसमें एक बार इन्फेक्शन था तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल रही थी, बट यहाँ पर नहीं मिलती है। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल फीचर्स पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर में हमें देखना है कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला है कैटरल स्टेज, दूसरा है पैरोक्सिस्मल स्टेज, और तीसरा है कन्वालेसेंट स्टेज। तो कैटरल स्टेज जो होता है वो लास्ट होता है 10 डेज़ के लिए, और इसमें इंसीडियस ऑनसेट होता है, और क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? स्नीजिंग, कोराइजा, लैक्राइमेशन, और एनोरेक्सिया और मैलेज भी होता है यहाँ पर। हैकिंग नाइट कफ होता है, डैट स्टार्ट शोइंग द डायर्नल वेरिएशन। मोस्ट इन्फेक्शियस होता है कब? ड्यूरिंग द कैटरल स्टेज। ये क्वेश्चन कि पर्ट्यूसिस का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस कब होता है? कैटरल स्टेज में। फिर दूसरा स्टेज बात करते हैं पैरोक्सिस्मल स्टेज। ये लास्ट होता है फॉर 2 to 4 वीक्स, और इसमें क्या होता है? बस्ट ऑफ रैपिड कंसिक्यूटिव कफ्स फॉलोड बाय डीप हाई पिच्ड इंस्पिरेशन यानी वूप, फॉलोड बाय वॉमिटिंग, साइनोसिस और एपनिया। यानी पहले रैपिड और कंसिक्यूटिव कफ होता है, फिर उसके बाद डीप और हाई पिच्ड इंस्पिरेशन होता है, वूपिंग होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? वॉमिटिंग या साइनोसिस या एपनिया। ठीक है। और इसका कितना लास्ट होता है? 2 to 4 वीक्स के लिए। फिर लास्ट स्टेज होता है कन्वालेसेंट स्टेज, ये लास्ट होता है 1 to 2 वीक्स के लिए। ठीक है। टोटल 3 स्टेज पढ़ लिए। सबसे मोस्ट इन्फेक्शियस कौन सी होती है? कैटरल स्टेज।
फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में वही बता चुके हैं कि आइसोलेशन करते हैं केस का, या फिर हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। कितना? 30 to 50 मिलीग्राम पर केजी QID, मतलब क्योटोडियन इन अ डे, और 10 डेज़ के लिए। क्वार्टर इन अ डे मतलब एक दिन में 4 बार। और अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो उनके लिए क्या दे सकते हैं? एरिथ्रोमाइसिन देते हैं और एम्पिसिलिन दे सकते हैं फॉर 10 डेज़ के लिए। ठीक है, ये हो गया ट्रीटमेंट। अब प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के लिए हम पर्ट्यूसिस वैक्सीन देते हैं। पर्ट्यूसिस वैक्सीन में कौन सी आती है? DPT और पेंटावेलेंट वैक्सीन दे सकते हैं। ठीक है, और इसका शेड्यूल क्या होता है? 6, 10 और 14 वीक्स पे। और इसका DPT वैक्सीन देते हैं। DPT वैक्सीन का डोज कितना होता है? 0.5 ml। रूट क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। साइट क्या होती है? एंटीरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई। और इसमें 2 बूस्टर डोज भी देते हैं, फर्स्ट बूस्टर और सेकंड बूस्टर। फर्स्ट बूस्टर कब देते हैं? 16 to 24 मंथ पे। और सेकंड बूस्टर कब देते हैं? 5 to 6 ईयर्स और भी आर्म में देते हैं। देखो, इसमें टोटल 5 डोज देते हैं। 3 देते हैं रूटीन डोज और 2 देते हैं बूस्टर डोज। रूटीन डोज कब देते हैं? 6, 10 और 14 वीक्स पे। और बूस्टर डोज कब देते हैं? एक देते हैं 16 से 24 पे और दूसरा देते हैं 5 से 6 साल पे। अब लेकिन देखो, 5 डोज मतलब टोटल 5 डोज हैं, जिसमें से 4 डोज 6, 10, 14 और 16 से 24 वाला, इसको हम एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई में देते हैं। लेकिन जो लास्ट बूस्टर डोज होता है इसको हम कहाँ पर देते हैं? मतलब आर्म में देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होता है वैक्सीन का वो थाई में कम हो जाता है, मतलब जब लगातार उसमें इंजेक्ट करते हैं, तो इसलिए जो सेकेंड बूस्टर डोज होता है इसको आर्म में देते हैं। फिर आगे बात करते हैं डिप्थीरिया टॉक्साइड की। डिप्थीरिया टॉक्साइड में बात करें तो इसमें अमाउंट कितना होता है पर डोज? 25 LF। टेटनस टॉक्साइड की बात करें तो कितना होता है? 5 LF। पर्ट्यूसिस किल्ड ए सेलुलर बैसिलाई का कितना होता है? 20,000 मिलियन। एल्यूमिनस फॉस्फेट यानी जो कि एडजुवेंट होता है, इम्यूनोजेनिसिटी को बढ़ाता है, इसका अमाउंट कितना होता है पर डोज? 2.5 मिलीग्राम। और थायोमार्सल जो प्रिजर्वेटिव होता है, मतलब उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट होने से रोकता है, तो ये कितना होता है? 0.01%। ठीक है, इसका अमाउंट पूछ सकते हैं क्वेश्चन में। अब रिएक्शन ड्यू टू पर्ट्यूसिस कंपोनेंट की बात करें तो क्या क्या रिएक्शंस होती हैं? इनकंसोलेबल क्राइंग या परसिस्टेंट स्क्रीमिंग फॉर मोर देन 3 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पर। और दूसरा क्या है? हाइपोटोनिक हाइपो रिस्पॉन्सिव एपिसोड, इसको HHE भी बोलते हैं, HHE। फिर तीसरा है इनसेफेलोपैथी या सीजर्स। ठीक है, ये तीनों रिएक्शंस हैं। अपडेट क्या है? इनकंसोलेबल क्राइंग या फॉलोइंग द DPT पेंटावेलेंट वैक्सीन नो लॉन्गर एन एब्सोल्यूट कंट्राडिक्शन टू सब्सिक्वेंट डोसेस। ठीक है, मतलब कि अगर DPT वैक्सीन लगाने के बाद इनकंसोलेबल क्राइंग हो रहा है, मतलब कि ये रिएक्शंस हो रहे हैं, तब हम उस वैक्सीन को सब्सिक्वेंट डोज को नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस पर्सन में इन्फेक्शन जो है रिएक्शन कॉज हो जाते हैं पर्ट्यूसिस की वजह से। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर बात करें तो किस में नहीं लगाते पर्ट्यूसिस वैक्सीन? जिसमें पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनाफाइलेक्सिस हो या वैक्सीन का रिएक्शंस हो, नहीं जो रिएक्शंस ऊपर बात की हमने, या एनसेफेलोपैथी हो, या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी, कन्वल्शंस या CNS डिसऑर्डर्स हो, या कोई कंकरेंट फेब्राइल इलनेस हो। ठीक है, मतलब एनाफाइलेक्सिस की कोई हिस्ट्री हो या वैक्सीन रिएक्शन की कोई हिस्ट्री हो, एनसेफेलोपैथी हो या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो एपिलेप्सी की, कन्वर्जन की या CNS डिसऑर्डर्स की, या कोई कंकरेंट फेब्राइल इलनेस हो, तो उन केसेस में हम कंट्राडिक्ट कर देते हैं पर्ट्यूसिस की वैक्सीन को। फिर आगे बात करते हैं डिसीज़ के और DPT स्टेटस के। तो सेरेब्रल पाल्सी की बात करें, वो भी नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी नॉन प्रोग्रेसिव, तो इसमें हम दे सकते हैं। और अगर एपिलेप्सी का केस हो तो उसमें नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, एपिलेप्सी हो हिस्ट्री में या कन्वर्जन्स हो तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। और एपिलेप्सी अगर कंट्रोल हो जाए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से, तब उसमें हम दे सकते हैं DPT वैक्सीन। DPT वैक्सीन और मीजल्स की वैक्सीन ये रिजल्ट करती है फीवर, इसी वजह से हम एंटीपायरेटिक्स को हम साथ में देते हैं उसके, जिससे कि हम फीवर को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, अब आइए कुछ MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा सलाइवरी ग्लैंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द मम्स। मतलब एक्स्ट्रा सलाइवरी ग्लैंड पूछ रहा है, मोस्ट कॉमन, पैंक्रेटाइटिस, ओवेराइटिस, ऑर्काइटिस और थायरॉइडाइटिस। तो इसमें ऑर्काइटिस और पढ़ा था ना हमने, ऑर्काइटिस और ओरोफेराइटिस, जो कि यंग एडल्ट्स में सबसे कॉमन था। ऑल आर ट्रू अबाउट द एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द पर्ट्यूसिस एक्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सेप्ट कौन सा ट्रू नहीं है। हाईएस्ट मॉर्टेलिटी रेट सीन इन द चिल्ड्रन लेस देन 6 मंथ, मेरे को सही है। सेकेंडरी अटैक रेट इज़ मोर देन 70%, ये गलत है, मोर देन 90% होता है यहाँ पर।
इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 14 डेज, बिल्कुल सही है। इट कैन बी प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, याद करो मैंने बताया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ऑन माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।